Hello everyone, welcome to Ace Accounts with me Anikant. In this particular video we're gonna continue to Ace entrepreneurship and that too with ease. And in this particular video I'm going to be explaining financial plan, which is the sixth element of business plan. See guys, financial plan एक बड़ा element है. फाइनेंशियल प्लान के अंदर सब एलिमेंट्स भी हैं. इन सब एलिमेंट्स के ऊपर इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कवरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान. फाइनेंस इज एज यू नो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट. बाकी सारे एलिमेंट्स काम तभी करेंगे जब उनके अंदर फाइनेंस इंफ्यूज किया जाएगा. बिना पैसों के कोई भी एलिमेंट एग्जीक्यूट आप कर ही नहीं सकते हैं. Timely availability of finance is very crucial, right amount at right time. So finance एक ऐसा रिसोर्स है जिसका मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने 11th एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैप्टर में भी समझा होगा. एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान क्या शो करना चाहिए? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ द फाइनेंस? Where will you be going to be investing the money, the finance that you have got? And how much dividend, how much return will you be able to pay on that particular finance, and how much dividend you're gonna pay to your ultimate owners, your ultimate persons that matters is your shareholders. फाइनेंशियल प्लान आंसर करता है सिंपली. एक फाइनेंशियल प्लान इन 3 सवालों का आंसर कर देना चाहिए. कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा ये पैसा, कैसे आएगा ये पैसा, क्या कैश पोजीशन रहेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, और किस तरीके से हम लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे. और लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं होने देंगे. एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करेंगे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब गाइज ये है, लिक्विडिटी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फंड्स रखे जाएंगे, कैश रखा जाएगा. बट जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी रखने पर वी लूज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट फंड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मेकिंग सम रिटर्न ऑन इट. सो लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का एक आइडियल बैलेंस मेंटेन किया जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग करके. सो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजर का जॉब डन हो जाता है गाइज अगर वो आंसर कर देता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां लगाया जाएगा और कितना पैसा उससे कमाएंगे और किस तरीके से इस पैसे के, इस लाए गए पैसे पर रिटर्न चुकाएंगे. क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक फाइनेंशियल प्लान के अंदर. गाइज जैसा कि मैंने यहाँ रेड में लिखा हुआ भी है कि हर एक कंपोनेंट पे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. इंडिविजुअल क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं. करंट सीबीएसई पैटर्न के द्वारा नए सैंपल पेपर्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से पेपर प्लानिंग की जा सकती है फ्रॉम द सैंपल पेपर. बट दैट इज अ डिस्कशन ऑफ फ्यूचर. अभी हम प्रेजेंट पेपर पैटर्न पे ही चलते हैं. तो हर एक कंपोनेंट 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. कुल मिला के बात यह है कि हर एक कंपोनेंट पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. पहला कंपोनेंट है प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. प्रोफॉर्मा का अगर बेसिक हिंदी मीनिंग किया जाए तो नमूना, सैंपल. एक सैंपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहले पैसा अभी आया नहीं है बट उससे पहले उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा इसकी प्लानिंग चल रही है. फाइनेंशियल प्लान ही इन इटसेल्फ इज अ प्लान. So you are planning before the execution. How the funds would be invested, long term investment कितने होंगे, short term कैसे होंगे, बेसिकली कितना current assets में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना fixed assets में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आप हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करें, क्योंकि जितना ज्यादा ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ज्यादा इन्वेस्टर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में करना है तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. करंट एसेट्स में करना है तो स्टॉक एंड डेटर्स. एक प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बता दिया जाएगा कि मुझे यहाँ इतना इतना पैसा रिक्वायर्ड है. जब आपको पता चल गया कि आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड है तो सेकंड कंपोनेंट में हम पता करेंगे कि ये पैसा आखिर आएगा कहां से. सो देयर आर बेसिकली 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वन इज ओनर्स फंड एंड द अदर इज बोरोड फंड. ओनर्स फंड को कहा जाता है इक्विटी
और बोरोड फंड को कहा जाता है। बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आ सकता है गाइस? डिबेंचर्स आ सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकता है, बैंक आ सकता है, आउटसाइडर से पर्सनल लोन आ सकता है। सो ओनर्स फंड आर बेसिकली इनसाइडर्स एंड ओनर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड बोरोड फंड जिन लोगों से आपने लिया है वो आउटसाइडर्स है ऑर्गेनाइजेशन के। आपको एक बेस्ट ओवरऑल मिक्सचर लेना है डेट फंड का और इक्विटी का, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज्ड हो जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। वैसे आपको 11th के अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए ऑलरेडी एंड ऑल्सो इन बिजनेस स्टडीज, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कहीं से भी हम कैपिटल लेकर आते हैं, यानी पैसा लेकर आते हैं, तो वो पैसा गाइस फ्री में नहीं आता, उस पर एक रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है उस इन्वेस्टर का जिसने आपको वो पैसा दिया है। जैसे अगर डेट दिया है तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड होगा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाए हैं आपने कंपनी के तो वो शेयर होल्डर्स एक डिविडेंड एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे और वो डिविडेंड हाई वैल्यू पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट, क्योंकि इक्विटी वालों ने ज्यादा रिस्क लिया है आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर बनके, वो डेट की तरह सिक्योर्ड नहीं है, उनका रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है, उन्हें लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं, तो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो जितना भी रिटर्न आपको रीपे करना है उस कैपिटल पर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी और डेट का मिक्सचर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि डेट पे करने पर जो आप डेट पर जो रिटर्न आप पे करते हैं इंटरेस्ट का, वो टैक्स पेमेंट करने से पहले सबट्रैक्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हुए आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। आप उस स्टेटमेंट को याद करिए मन के अंदर जो इनकम कंप्यूटेशन में लगती है। अगर आपको ये टॉपिक समझने पे अभी मेरी बातें समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वीडियो देखिएगा जो लास्ट चैप्टर के अंदर कवर्ड है और बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर के अंदर कवर्ड है रादर, तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट सब पहले सबट्रैक्ट होगा, आपकी अर्निंग्स रिड्यूस कर दी जाएगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर ही टैक्स लगेगा। तो व्हेन यू आर पेइंग इंटरेस्ट योर टैक्स इज एक्चुअली बीइंग रिड्यूस्ड। तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपकी ओवरऑल कैपिटल जो है उसके स्ट्रक्चरिंग में आपने डेट यूज किया है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप उधार के पैसे पर उसकी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट देना है 10% और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, तो आप 20% पे अर्न करिएगा उधार के पैसे पर, 10% उनको इंटरेस्ट के रूप में दे दीजिएगा, बचा हुआ 10% आपके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हो जाएगा। तो वो कम पैसा इन्वेस्ट कर कर भी ज्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली how you reduce your cost of capital by making a mixture of owners fund and borrowed fund, but that is possible only up till when your return on investment is above the interest rate that has been demanded, rather the cost of debt that has been demanded by the debt providers। तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन करते वक्त एक ऐसा मिक्सचर रखना है जो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ला दे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज्ड रहे। थर्ड है प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। आपके बिजनेस की प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इस एलिमेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर प्रिपेयर की जाएगी। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे आउट ऑफ प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रोजेक्टेड कॉस्ट। यूजुअली ये फर्स्ट ईयर की एक समरी के रूप में बनाई जाती है। सेल्स को फोरकास्ट किया जाता है, ये टेक्निक्स अडॉप्ट करके सेल्स फोरकास्ट करनी है और उस सेल्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट होगी ये तो मुझे ऑलरेडी वैसे ही पता होगा क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व मुझे पता है, बट सेल्स कितनी होगी इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री की सेल्स से अपना पोर्शन एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री की सेल इतनी है, आपका शेयर इतना है उस मार्केट के अंदर, तो आपकी सेल्स इतनी हो जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियंस ले सकते हैं एंड यू कैन यूज योर एक्सपीरियंस टू प्रोजेक्ट और फोरकास्ट योर सेल्स। देखिए जरूरी तो नहीं है कंजर्वेटिव होना, बट आप प्रोजेक्शंस करते वक्त कंजर्वेटिव रहेंगे। कंजर्वेटिव रहने का मतलब है कि आप ऑप्टिमिस्टिक आइडियोलॉजी लेकर नहीं चलेंगे, नेगेटिव आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे। आप ये मानेंगे कि सेल्स टारगेट अपने बेस्ट पर अचीव नहीं होंगे,
हाईएस्ट पॉसिबल मार्केट शेयर आप कवर नहीं करेंगे, ग्रोथ की रेट मैक्सिमम नहीं रहेगी, एवरेज ही रहेगी। तो इनिशियल प्लानिंग करते वक्त अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए भी रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं आपकी प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट में, तो ये इन्वेस्टर्स के मन में आपको काफी क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? कि भाई हम कंजर्वेटिव चलते हुए भी एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो ये प्रॉफिट्स और भी ज्यादा होंगे। मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए इतने प्रॉफिट है तो इससे कम तो नहीं ही होंगे, इसकी एक अश्योरेंस मिल जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोफार्मा कैश फ्लो। कैश फ्लो इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। प्रॉफिट इज नॉट इक्विवेलेंट टू कैश फ्लो। प्रॉफिट वो है जो आपने अर्न किया है, बट ये एक्चुअली कैश में हो। कैश इससे ज्यादा भी हो सकता है, कैश इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि काफी नॉन कैश खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट किए जाते हैं, बट उनका एक्चुअली कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट कैश फ्लो के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट शो करता है कि कितना कैश अवेलेबल रहेगा at the end of a period or a beginning of a period, and how the cash will move in the organization. Cash flow कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करते हुए सारे नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करके कैश को 3 कैटेगरीज में शो किया जाता है। कैश फ्लोज को इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेग्रीगेट करके भी शो किया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग को भी कंसिडर किया जाता है कैश फ्लो को बनाने के लिए। कैश फ्लो कॉम्प्रिहेंसिव तब बनता है जब वो इन 3 कैटेगरीज में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो बताए, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो हिस्टोरिकल डेटा पे भी बन सकता है, फिर वो हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्यूचर एस्टिमेट्स पे भी बन सकता है, तो वो हो जाएगा कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। 11th एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कैश फ्लो प्रोजेक्शंस का। 12th अकाउंटेंसी के अंदर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो कैश फ्लो इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ कैश एंड इट इज वेरी क्रूशियल। प्रॉफिट्स होना काफी नहीं है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कितना कैश रहेगा या नहीं रहेगा इसकी प्लानिंग कर सकते हैं आप प्रोफार्मा कैश फ्लो बनाकर अंडर अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अगर कैश बोरो करने की जरूरत है तो भी कैश फ्लो प्रोजेक्शन से पता चल जाएगा। अगर सरप्लस कैश हो रहा है तो उसको इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, ये भी प्रोफार्मा कैश फ्लो से पता चल जाएगा। The 5th element is प्रोफार्मा बैलेंस शीट। आप एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बताएंगे, आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रोजेक्टेड लाइबिलिटीज बताएंगे, प्रोजेक्टेड एसेट्स बताएंगे। इससे आपकी नेट वर्थ कंप्यूट की जा सकती है। व्हाट इज द वैल्यूएशन? नेट वर्थ इज बेसिकली इक्विटी फंड, शेयर होल्डर्स फंड, कि कितना पैसा शेयर होल्डर का है, क्या वर्थ है आपके बिजनेस की। व्हाट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ योर बिजनेस बाय द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर। 6th कंपोनेंट है गाइज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम ऑलरेडी समझते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर के अंदर, जिसमें है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो वैसे ही बन सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आपको सेल करनी है टू मेक 0 प्रॉफिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो अंडर अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान हम ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करेंगे और साथ ही ब्रेक इवन एनालिसिस भी करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है गाइस? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच द कंपनी नीदर मेक्स एनी प्रॉफिट नॉर incurs एनी लॉस। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स units या sales revenue to be achieved to make 0 profit. But break even analysis is slightly different from break even point. break even analysis show करता है कि आपका break even point कितना sensitive है। If you have watched the video of break even point, you will understand this better. If you haven't yet watched the video of break even point and if you don't know how to compute a break even point, I would suggest you go first watch that video and then come back again over here. So अगर आपने break even point का वीडियो देख रखा है, आपको पता है break even point कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको पता होगा कि break even point की कैलकुलेशन में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस सब एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं।
अगर आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज आता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट छोटा हो जाएगा। अब आपको कम यूनिट सेल करनी पड़ेंगी ब्रेक इवन होने के लिए, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बट अगर आपकी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक यूनिट कम कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कितना सेंसिटिव है ब्रेक इवन पॉइंट विथ द चेंजेस इन दीज एलिमेंट्स। सेलिंग प्राइस में इतने रुपए का, 1 रुपए का चेंज आने से ब्रेक इवन पॉइंट में कितनी यूनिट्स का चेंज आता है, इसका एनालिसिस भी आपको करके रखना है कि अगर आपने सेलिंग प्राइस में कुछ अपनी तरफ से चेंज कर दिया या सेलिंग प्राइस में मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंज आ गया तो कितना असर आएगा आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये एनालिसिस है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ योर ब्रेक इवन पॉइंट विद रिगार्ड टू चेंज इन आउटपुट, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस और ऑल द अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। I hope you have understood the difference between break-even analysis and break-even point. Okay guys, now the last element of the financial plan is economic and social variables. Economic and social variables पे indirect question भी बनता है guys, जिसके अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर बेसिकली ये चीज आएगी कि आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंटेंट कौन से एलिमेंट का पार्ट है, कौन से मेजर एलिमेंट का पार्ट है और किस सब कंपोनेंट का पार्ट है अंडर द बिजनेस प्लान। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल इज बेसिकली अबेटमेंट कॉस्ट। अबेटमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि कुछ न्यूसेंस अवॉइड करने के लिए जो खर्चा लगेगा गाइज, बिकॉज यू आर अ organization, you are a industry, you are doing your production, you will be causing damage to the environment. ना उस इन्वायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना एक तो आपकी वैसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ के साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंट डैमेज इज अबेटमेंट कॉस्ट। आपको इसके अंदर बताना है कि कितनी अबेटमेंट कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ेगी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एनवायरमेंट को कॉज्ड डैमेज को नेगेट करने के लिए। साथ ही आप मेंशन करेंगे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट द सोसाइटी वुड डिराइव बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी आपकी कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ता था, अब उसका सब्स्टिट्यूट आप डोमेस्टिकली प्रिपेयर कर देंगे। एंसिलराइजेशन आप प्रमोट करेंगे बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ योर कंपनी in the environment. There are many ancillaries that could benefit from existence of yours. So that is development of the economy. तो ये social benefit है जो आप provide कर रहे हैं economy को, तो ये आप economic and social variable में mention कर सकते हैं। Because of your existence, the area around you will be developing. तो ये भी mention किया जा सकता है। What is the estimated quantum benefit? Financial amount में एक estimated benefits in the terms of economic and social benefits derived because of your existence would be mentioned under economic and social variables. So guys, these were the 7 components of financial plan. I hope you have understood the video. If you are finding value from my videos, I make efforts to make the topic simple and go with the conceptual meaning of every topic. रटने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात की क्रैमिंग को मैं अवॉइड करने के लिए इस तरह के नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। कंसेप्चुअल पढ़ना ठीक है, लिटरल मीनिंग में डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आई होप इट वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये इंटरचेंजेबल चीजें नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है गाइस। एंटरप्रेन्योरशिप को आप कंटेंट पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए, कंसेप्चुअल नॉलेज लेकर जाइए। कंटेंट काफी कंसाइज किया जा सकता है अगर कंटेंट समझा हो, बट अगर कंटेंट क्रैम करना है या रटना है तो कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। I hope you are finding value from the videos. If you are finding value from my videos, please like my videos, do share them with your friends, stay subscribed,
keep the bell icon pressed so that you will be notified about the further videos that I upload. In the upcoming videos, I would be covering manpower planning and marketing plan of the business plan as the last two components, and then this chapter will be over. I hope you have a very good day, guys. Thank you for watching.